प्रिय विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय, नोखा। आज हम कक्षा बीए पाठ प्रथम के पेपर पर द्वितीय आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय औद्योगिक क्रांति को पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति विश्व की एक ऐसी अनूठी घटना थी जिसने संपूर्ण मनुष्य के इतिहास को पूर्णतः बदल कर रख दिया। विश्व की दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की जब हम बात करते हैं तो उनमें पहली फ्रांस की क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति, इन्होंने आधुनिक विश्व को इतना अधिक प्रभावित किया जितना किसी और घटना ने अब तक मानव जाति को प्रभावित नहीं किया था। आज हम विश्व में जो कुछ भौतिक प्रगति, बड़ी बड़ी विशाल अट्टालिकाएं, चकाचौंध से भरी दुनिया देखते हैं तो सबके पीछे हमें महज पिछले 2 शताब्दियों के अंतर्गत हुए परिवर्तन दिखाई देते हैं। आदिम अवस्था में मनुष्य ने जो श्रम प्रक्रिया अपनाई, धीरे धीरे उस व्यवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता गया और इसी रूपांतरण की प्रक्रिया में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक प्रक्रियाएं जन्म लेती गई, जिन्होंने आधुनिक युग की तस्वीर बदली। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? वस्तुतः औद्योगिक क्रांति एक बड़ा और समूहवाचक शब्द कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत अनेक आर्थिक परिवर्तन जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित थे को शामिल किया जाता है। अपने प्रक्रियात्मक स्वरूप में औद्योगिक क्रांति का अर्थ मनुष्य की श्रम प्रक्रिया में 1750 ईस्वी के आसपास आरंभ हुए परिवर्तन और वस्तुओं के उत्पादन और निर्माण में मानवीय श्रम की प्रधानता के स्थान पर नवीन आविष्कृत मशीनों का उपयोग होने को माना जाता है। मनुष्य जाति के आरंभ से ही हम देखते हैं कि मनुष्य अपना कार्य हस्त निर्मित उपकरणों से करता आया, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अपने हस्त के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करने लगा। सबसे पहले इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग में इस मशीनी परिवर्तन की शुरुआत हुई। हम देखते हैं कि मिस्र के फराहों के ज़माने से लेकर 1750 1800 के आसपास फ्रांस के लुई 14वें और इंग्लैंड के जॉर्ज प्रथम के समय तक मनुष्य में कोई आमूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। निर्माण और खेती के तौर तरीकों में प्रगति बहुत कम अब तक हुई थी। मनुष्य अब भी हाथ से ही काम कर रहा था और थोड़ा बहुत जो बुनाई की मशीनें और हल में जो सुधार हुए थे, वो सुधार अपेक्षाकृत बहुत कम थे। 18वीं शताब्दी के चौथे चरण में आते आते जो परिवर्तन दृष्टिगोचर
होते हुए दिखाई देते हैं, उन परिवर्तनों को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। वस्तुतः हाथ के काम के बजाय मशीन से काम लेने का परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन इसका प्रभावात्मक पक्ष हम जब देखते हैं तो हस्तचालित उपकरणों के स्थान पर मशीन चालित उपकरणों के प्रयोग ने मनुष्य के आर्थिक सामाजिक जीवन में इतने अधिक परिवर्तन किए कि ये परिवर्तन अब आगे चलकर आधारभूत लगने लगे और इन्हीं परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। अब विद्वानों में प्राय ये मतभेद देखने को मिलता है कि ये जो कुछ परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन क्या औद्योगिक क्रांति थे या मात्र एक विकास की सतत प्रक्रिया थी। यूरोप में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए इन आर्थिक परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा फ्रेडरिक एंजल्स, जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स ने दी थी। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति शब्द की विस्तृत और गहन व्याख्या सबसे पहले अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1880-81 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दिए अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत की थी। इस मत का संस्थापक टॉयनबी को माना जाता है। बाद में टॉयनबी के इस व्याख्यानों को एक पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। क्रांति शब्द के प्रयोग का औचित्य स्पष्ट करते हुए हर्बर्ट हिटन नामक विद्वान इसके प्रभावों को बताने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार विद्वानों के अनेक मतभेदों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि वस्तुतः यह औद्योगिक क्रांति थी और इसके प्रभावात्मक पक्ष को हम जब देखते हैं तो हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि इसके फलस्वरूप जो परिवर्तन हुए वे अत्यंत गहन, व्यापक, दूरगामी और चौंकाने वाले थे और इसी अर्थ में इसे क्रांति की संज्ञा दिया जाना ठीक जान पड़ता है। लेकिन जब प्रक्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं तो विगत शताब्दियों में होने वाली कृषि संबंधी व्यापारिक और तकनीकी गतिविधियों से इसे जोड़कर औद्योगिक प्रगति भी कहा जा सकता है। ये मोटे तौर पर हम कहें तो औद्योगिक क्रांति के बारे में इतनी ही बात कही जा सकती है सरल शब्दों में कि मनुष्य ने हस्त निर्मित साधनों के स्थान पर उत्पादन के साधनों में मशीन या मशीनीकृत शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और पूरे विश्व का आर्थिक चक्र इससे प्रभावित हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारणों को जब देखते हैं तो हमें अनेक कारण दिखाई देते हैं। कोई एक कारण इसके लिए विद्यमान नहीं था, अनेक कारण घनीभूत होकर परिवर्तन के कारक बने। किसी भी परिवर्तन का जब जन्म होता है तब प्राय देखा जाता है कि उसकी आवश्यकता अत्यंत प्रबल या दुर्गम हो जाती है। क्या क्या कारण थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार की?
उन कारणों में सबसे पहला कारण जो कहा जाना चाहिए वह था पुनर्जागरण युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव, जिसकी वजह से मनुष्य के सोचने, समझने और तर्क करने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। पुनर्जागरण युग ने मनुष्य की चेतना को धर्म केंद्रित विवर्त से निकालकर मानववादी बनाने का प्रयास किया और हम सभी जानते हैं कि पुनर्जागरण की पहली विशेषता थी कि मनुष्य अब परलोक के स्थान पर वर्तमान जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा और लगभग सभी विचारकों ने केवल मनुष्य के इस लोक के जीवन को ही सुखी बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस जन्म के बाद कोई और जन्म होता है, स्वर्ग जैसी जो कल्पना की गई थी वो है कि नहीं है। और उस समय के मानववादी विचारकों ने केवल तर्क के आधार पर जो बातें सिद्ध हो सकती थी उन्हीं को अपनाने पर जोर दिया था। मनुष्य की व्यक्तिपरक और स्वतंत्र चिंतन पर आधारित चेतना ने उसे नवीन चुनौतियों और भौतिक प्रयोगों के लिए उत्साहित किया। व्यापारिक क्रांति, नगरों का विकास, कृषि का विकास, पुनर्जागरण युग के बाद चला यह सिलसिला अपने भौतिक विश्व को सुधारने की दिशा या आकांक्षा का प्रतीक था। 18वीं शताब्दी के अंत में उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुए जो इस क्रांति के जनक बने। और पुनर्जागरण युग ने मनुष्य के भौतिक उत्कर्ष को प्रभावित किया और उसको उस आधार पर केंद्रित करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से लोग अब स्वतंत्र चिंतन की ओर आकृष्ट हुए और धर्म केंद्रित व्याख्याओं और धर्म केंद्रित विषय वस्तुओं से लगातार दूर होने लगे, जिसका परिणाम हुआ कि लोग अब उत्पादन के साधनों या जीवन को सुखी बनाने के साधनों को जुटाने की ओर अग्रसर होने लगे। इसी प्रकार दूसरा कारण जो कहा जा सकता है वह था भौगोलिक खोजों द्वारा प्रदत्त लाभ। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक साहसी नाविकों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के अनेक अज्ञात देशों को खोज निकाला। इनके साथ ही भौतिक और मानवीय संसाधनों का एक नया खजाना यूरोपियन लोगों के हाथ में लगा। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उन्हें नए स्रोत मिल गए, निर्मित वस्तुओं के लिए नए बाजार उपलब्ध हो गए और औपनिवेशिक गुलामों और दासों के रूप में उन्हें सस्ती श्रम शक्ति उपलब्ध हो गई। इन नवीन सुविधाओं ने उत्पादन प्रणाली को अत्यंत वृहद स्तर पर गठित कर दिया और नवीन औद्योगिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को भी सुगम बना दिया। इन नए नए महाद्वीपों में यूरोपियंस ने कब्जा स्थापित किया। वहाँ से लोहा, तांबा, कोयला, अनेक खनिज पदार्थ उनको प्राप्त हुए और जिससे माल तैयार किया गया और माल को खपाने के लिए उनको इन देशों के रूप में बड़ा बाजार भी मिल गया। इसके साथ साथ इस काल में कृषि संबंधी अनेक विकास हुए, जिसने औद्योगिक प्रगति को प्रशस्त किया। विशेषकर इंग्लैंड में व्यापारिक क्रांति के प्रभाव से कृषि संबंधी विकास शुरू हुए। इंग्लैंड के कृषकों ने 18वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों में जेथरो टल और लॉर्ड टाउनसेंड के नेतृत्व में कृषि संबंधी नवीन तकनीकों को इजाद किया, जिसने इंग्लैंड की कृषि व्यवस्था को अधिक उन्नत बना दिया। नवी तकनीकों के आधार पर इस काल में कृषि फार्मों का वृहदीकरण किया गया, सुरक्षा की दृष्टि से उनकी बाड़ाबंदी की गई और जॉर्ज टूल द्वारा आविष्कृत सीड ड्रिल
नामक उपकरण के द्वारा बीज बोने की नवीन पद्धति अपनाई गई, जिससे कि कृषि में उत्पादन बढ़ा। इसी प्रकार लॉर्ड टाउनसेंड के सुझावों के आधार पर फसलों के क्रमावर्तन द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ाई गई और बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया गया। उन फसलों को अधिक उत्पादित किया जाने लगा जिनकी शहरों में अधिक मांग थी। इस प्रकार कृषि फार्म एक प्रकार के खाद्य उत्पादक कारखाने बन गए, जिससे कृषकों के लाभ में अत्यंत वृद्धि हुई। कृषि विकास की इस पृष्ठभूमि ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति को उत्साहित किया। कृषि पर लोगों की निर्भरता कम हुई और गांवों से रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन शहरों में हुआ। बढ़े हुए कृषि उत्पादन ने बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति की। भूस्वामियों के पास पूंजी आ गई, जिसका उपयोग उन्होंने उद्योग धंधे लगाने में किया। आर्थिक प्रक्रियाओं का एक सामान्य नियम है कि समृद्ध कृषि की पृष्ठभूमि में औद्योगिक विकास भी तीव्र गति से होता है। औद्योगिक क्रांति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। इसी प्रकार इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनसंख्या में तेज वृद्धि हुई। 1750 के आसपास इंग्लैंड में 70 लाख के आसपास जनसंख्या थी, जो केवल 50 सालों में 90 लाख के आसपास पहुंच गई। इसे जनसांख्यिकी क्रांति कहा जाता है। जनसंख्या की इस वृद्धि ने औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायता की? कृषि में विकास के पुराने लोगों की निर्भरता कम हुई और वे लोग शहरों की ओर जाने लगे। नए लोग शहरों में रोजगार की तलाश में थे। परिणाम औद्योगिक विकास के लिए श्रम शक्ति की सहज उपलब्धि हुई और उद्योग धंधे लगाने वाले उद्योगपतियों को सस्ती दर पर लेबर मिले, जिसकी वजह से उद्योगों में तेज उत्पादन हुआ और अधिक उत्पादन ने विपणन को बढ़ावा दिया। अब उन उद्योगपतियों ने अपने बढ़े हुए उत्पादन को खपाने के लिए नए नए देशों, नए नए भू क्षेत्रों की ओर जाना शुरू किया, ताकि उन्हें अपने बनाए हुए, तैयार किए हुए माल को खपाने के लिए मंडियां या बाजार मिल सके। एक अनुमान के अनुसार 1700 से लेकर 1800 तक के 100 वर्ष के अंतराल में यूरोप में जनसंख्या में लगभग 48% की वृद्धि हुई और ये 48% की वृद्धि भी बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक विकास पर ही निर्भर थी। इसी प्रकार इनके साथ साथ व्यापारिक क्रांति की भी शुरुआत हुई। पुनर्जागरण और नवीन भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप में व्यापार वाणिज्य बढ़ा। व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के कारण यूरोपीय व्यापारियों की समृद्धि बढ़ी और उनके पास प्रचुर मात्रा में पूंजी इकट्ठी हुई, जिसका प्रयोग उन्होंने औद्योगिक कारखानों को स्थापित करने में किया। दूसरा, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के कारण विश्व के अनेक भागों में और स्वयं यूरोप के बाजारों में मध्यम वर्ग की भौतिक स्थिति में सुधार हुआ और उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे यूरोप की प्राचीन उत्पादन पद्धतियां पूरा करने में समर्थ नहीं थी। तीसरा, व्यापारिक क्रांति ने यूरोपियन देशों में वाणिज्यवाद की अवधारणा को जन्म दिया, जिसका अर्थ था उपनिवेशों से व्यापारिक संबंधों के द्वारा मातृ देशों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करना, जिसके अनुसार यूरोप के देशों ने यह नीति बनाई कि उपनिवेशों से कच्चा माल और कीमती धातुएं लाई जाए और इनकी एवज में इन्हें उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति की जाए, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में सोना और चांदी की मात्रा बढ़ी और उनके पूंजीगत खजाने बढ़ते चले गए और उपनिवेशों को भेजने के लिए उत्पादित वस्तुओं की आवश्यकता भी अत्यधिक बढ़ी। इस मांग को तभी पूरा किया जा सकता था
जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हो और ऐसे परिवर्तन जो तेज और विशाल पैमाने पर हो, और यह तभी संभव थे जब उत्पादन प्रणाली में मशीनों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि केवल मनुष्य की हस्त शक्ति के द्वारा निर्मित वस्तुओं से इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करना संभव नहीं था। इस काल में यूरोप के व्यापारियों ने मशीनों के आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में विनियोग किया, और जिसका परिणाम औद्योगिक क्रांति के रूप में देखने को मिला। इसी प्रकार पुनर्जागरण युग के बाद वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अनेक छोटे मोटे शिल्पकार, मिस्त्री इत्यादि ने अपने बौद्धिक ज्ञान के आधार पर नए नए आविष्कार तैयार किए, और जब उनकी महत्ता की जानकारी हुई तो उसके आधार पर बड़ी मशीनों का निर्माण शुरू हुआ। व्यापारिक महत्व के अनेक एकांकी आविष्कार 1750 से पूर्व हो चुके थे, परंतु इस मशीनी युग में वृद्धि 1750 के बाद देखने को मिलती है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की वैज्ञानिक प्रगति के बारे में आमतौर से यह माना जाता है कि इसने यूरोपीय इतिहास को एक नया और निर्णयात्मक मोड़ प्रदान किया। अब अगले व्याख्यान में हम औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में हुआ, और इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, इसके कारणों और इसकी प्रक्रिया और किस रूपों में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।